तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। नमस्कार, आदाब। मैं हूं जरीना वहाब। कोशिश से कामयाबी तक सीज़न 2 में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, हर हफ्ते मेरी यही कोशिश रहती है, मैं आपको ऐसे कलाकार से मिलवाऊं जिनके संघर्ष और कोशिश की कहानियां सुनकर आपको प्रेरणा मिले। देखिए ना, मैं धीरे धीरे कोशिश से कामयाब होती जा रही हूँ। मैं आज आपको ऐसे कलाकार से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने काम के लिए बहुत कोशिश की और आज उनका नाम शुमार होता है टेलीविज़न और फिल्मों के बड़ी हस्ती में। हमारे आज के मेहमान का जन्म इंदौर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। इनके पिता उस्ताद आमिर खान साहब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दुनिया के मारूफ और मशहूर कलाकारों में से एक थे, जिन्होंने संगीतकार नौशाद के कहने पर फिल्म बैजू बावरा में पीडी पुलस्कर के साथ आज गावत मन मेरो झूम के जैसा महान गीत भी गाया था। जब हमारे मेहमान बहुत छोटे थे तभी इनके पिता का एक दुर्घटना में इंतकाल हो गया। माँ ने इन्हें संगीत से दूर ही रखा और पढ़ाने के लिए इंदौर से नागपुर ले आई। ये बच्चा बड़ा होता गया, पर इसको नहीं मालूम था कि इसको करना क्या है। कुछ समय तक होटल मैनेजमेंट में भी हाथ आजमाया, पर वहां भी मन नहीं लगा। फिर एक दोस्त के कहने पर नागपुर छोड़ मुंबई आ गए और अभिनय की दुनिया में हाथ आजमाया। यहाँ इनकी बात बन गई और सन 1991 से अभिनय की जो पारी इन्होंने शुरू की थी वो आज भी कामयाबी के साथ आगे बढ़ती जा रही है। टीवी में कई मेगा सीरियल्स और फिल्मों में खलनायक की भूमिकाओं से दर्शकों का दिल जीत लिया। हमारे आज के मेहमान हैं टीपू सुल्तान, चंद्रकांता जैसे बड़े सीरियल्स और मंगल पांडे, द राइजिंग, वीर और एजेंट विनोद जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुके बेहतरीन अदाकार शाहबाज खान। दोस्तों, ये थे हैंडसम डैशिंग शहबाज खान। चलिए उनका स्वागत करते हैं। शहबाज भाई, प्लीज वेलकम। आदाब आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में तशरीफ लाए। आपको बहुत शुक्रिया। नमस्कार नमस्कार। बैठिए। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी जी, कैसी हैं आप? हम फाइन शहबाज भाई। माशाल्लाह, आप पुरनूर हमेशा की तरह खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप भी कम हैंडसम नहीं लग रहे। बहुत शुक्रिया। बहन तारीफ करे उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जी, चलिए आपसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी। शहबाज भाई, आपके पिताजी जो थे बहुत महान सिंगर थे। जी। अब उनके बारे में खैर मैं तो जानती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप अपने दर्शकों को बताएं। बाबा उस्ताद आमिर खान साहब, जी, जो इंदौर घराने के, मतलब उन्होंने ही इंदौर घराना, हमारा एक घराना है इंदौर घराना, जिसमें बहुत सारे सिंगर्स हैं और फॉलो करते हैं और बहुत सारे म्यूजिशियंस भी फॉलो करते हैं। बाबा म्यूज़िक, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का उन्होंने एक तरह से फेस चेंज कर दिया था जब से उन्होंने गाना शुरू किया। पद्म भूषण थे और बहुत मानी हुई हस्ती थे, अब तक उनका जिक्र होता है। मतलब मैं आपको बताऊं बाजी, मतलब बाबा की तस्वीर उनके चाहने वालों ने अपने मंदिर में लगा रखी है। क्या बात कर रहे जी, हैं? मैं भीमसेन जोशी जी से मिला था। भीमसेन जोशी बाबा की बहुत मोहब्बत करते थे बाबा से, तो उन्होंने मुझे, ज़ईफ़ हो गए थे, तो वो अपने व्हील चेयर पे, उनके बेटे ने, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, अपने बेटे को बोला कि ले चल, तो व्हील चेयर पे लेके अपने मंदिर में गए। तो मंदिर में बाबा की तस्वीर लगी हुई थी उनके। वो बोले तुम्हारे बाबा ये थे मेरे लिए, ये देख रहे हो ना सारे भगवान, ये माशाल्लाह। वो अल्लाह ताला ने उनको मर्तबा और वो हाथ दिया था। जी, और बहुत सारे लोग हैं, वैसे तो बाबा को हर घराना फॉलो करता है, क्योंकि जैसे किशोरी अमोनकर कहती थी कि वो एक ऐसा रास्ता बना के चले गए हैं कि वो रास्ते से हट के कोई जा ही नहीं सकता है। जी, मतलब गाना जब शुरू होता है
तो एक ज़माना था जब गाना शुरू होता था तो जैसे हम रेट करें 1 to 10, क्लासिकल म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ, जो कि हमारा धरोहर है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, जो वेदास में से जो निकली हुई म्यूज़िक है वो। तो उसमें क्या होता था, पहले जो गायक आए थे उस ज़माने की नहीं, मैं कंटेम्प्रेरी गायकों की बात कर रहा हूँ जो अर्लियर सेंचुरी में, वो ऑन अ रेट फ्रॉम 1 to 10 5 से गाना शुरू करते थे और 10 पे ख़त्म कर देते थे, जी, ताकि ऑडियंस का अप्रिसिएशन मिले, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई मज़ा आया। जिस तरह के आज फिल्मों का गाना हो रहा है, आप जानती हैं क्या हालत हो गई म्यूज़िक की। तो उस तरह का शुरू हुआ था। बाबा पहले ऐसे गायक थे कंटेम्प्रेरी गायक्स में जिन्होंने ज़ीरो से गाना शुरू किया। वो सा से शुरू करते थे गाना जी, और सा से मैथमेटिकली बहुत करेक्ट थे बाबा। तो उन्होंने सा से लेके पंचम तक जाके वापस आना, इतना उन्होंने राग का विस्तार किया, जितना बाबा ने विस्तार किया राग का, उतना किसी ने किया नहीं। तो उनके उस विस्तार के बाद उनकी खुद की वो थी, सेल्फ टॉट म्यूजिशियन थे, उनका कोई शागिर्द नहीं था। उन्होंने फॉलो किया था कुछ सिंगर्स को जो उस ज़माने के बड़े बड़े उस्ताद थे, लेकिन उनका कोई गुरु नहीं था सिवाय उनके वालिद के, शामिर खान साहब, जो कि महाराजा इंदौर होलकर के मतलब आपके दादाजी, मेरे दादा, वो दरबार के मतलब चीफ म्यूजिशियन थे, जिस तरह तानसेन अकबर के दरबार में थे। आपके दादाजी बहादुर शाह जफर, वो परदादा थे, परदादा, वो परदादा बहादुर शाह जफर के उसमें थे। इसका मतलब पूरा घराना हमारा पूरा घराना चला आ रहा है। वो इत्तेफाक से मैं ही एक, मतलब क्या कहूँ मैं, रह गया, अदरवाइज हम लोगों का घराना ही म्यूजिकल घराना है। तो आपने कभी गाने की कोशिश नहीं की? मैं समझता हूँ अच्छा ही किया, मम्मी ने मुझे रोक दिया बचपन में, क्योंकि बाजी क्या था कि मैं बहुत छोटा था जब बाबा का इंतकाल हुआ। कार एक्सीडेंट से हो गया था इंतकाल उनका, और मैं 8 साल का था जी, और अकेला हूँ, न भाई है न बहन। तो मम्मी मैं तो चाहता था कि मैं क्या चाहता था 8 साल की उम्र में, अगर वो चाहती तो मुझे सिखा देती। अब लोगों ने मुझे कहा कि आप आमिर खान साहब के बेटे हो यार, आपको तो गाना गाना चाहिए, हाँ आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, अपना गाने में लगो या जो भी है। तो मैं मम्मी से कभी जिक्र करता था, गाता, तो मम्मी बोलते थे नहीं बेटा गाना मत गाना, तुम कुछ भी करो। क्यों वो अगेंस्ट क्यों थी गाने की? हाँ मतलब आप रिक्शा चला लो, जो करना है कर लो, ऑटो दिला दूंगी ऑटो चला लो, गाना मत गाना। गाना नहीं गाना। मैंने कहा मम्मी क्यों, लेकिन हमारी अम्मी बड़ी समझदार थी, बहुत उर्दूदार थी और बहुत सुलझी हुई थी। उन्होंने कहा, जब मैंने होश संभाला उसके बाद कहा, बचपन में तो खैर वो समझाती मेरे समझ में आता नहीं, तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा तुम गाते, और मैं नहीं चाहती थी कि लोग बैठे और तुम गाओ और लोग बोले कि आमिर खान साहब का बेटा कैसा गा रहा है। अच्छा, उनको मालूम था आप बुरा गाते हैं? हाँ, वो शायद समझ गई। हो सकता है कि मैं अच्छा गाता, हो सकता है कि मैं बुरा गाता। अगर अच्छा गाता, जो कि पॉसिबिलिटी कम थी क्योंकि बाबा सिखाने के लिए हयात नहीं थे, तो मुझे किसी और घराने के गायक के पास जाना पड़ता सीखने के लिए, किसी और के पास जाना पड़ता। अभी होता क्या है घरानों में, जैसे उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब हैं, तो उनके बेटे उस्ताद जाकिर हुसैन हैं, लेकिन उनको तालीम उनकी वालिद से भी। राहुल शर्मा है, पंडित शिव कुमार शर्मा ने उनको तालीम दी। तो अब बाबा अगर हयात होते, हाँ, जिंदा तो वो एक बात और। मैं दूसरी जगह जाता, फिर कुछ हमारे घराने का उनके घराने का कुछ मिश्रण हो जाता, कुछ हो जाता, कंटेमिनेशन हो, तो मम्मी ने कहा कि बेटा तुम दूर ही रहो। तो उन्होंने कभी फिल्मों में गाना गाया है? बाबा ने बड़ी बड़ी फिल्मों में गाया। बाबा ने जनक जनक पायल बाजे का टाइटल सॉन्ग गाया। अच्छा वो टाइटल सॉन्ग, हाँ, जनक जनक पायल बाजे, वो बाबा का गाया हुआ था, जिसपे गोपी किशन नाचे, शांताराम। फिर गूंज उठी शहनाई में बाबा ने गाया, जिसमें उनका और बिस्मिल्लाह खान साहब की जुगलबंदी है, जो कि क्लासिक है, कल्ट है, बहुत मजा आता है सुनने में आज भी। फिर उन्होंने बंगाली फिल्म में गाया, बैजू बावरा में भी गाया, बैजू बावरा में गाया, आज गावत मन मेरो पंडित जी के, पंडित पुरस्कार जी के साथ, आज गावत है मन मेरा झूम के। उसमें तानसेन बाबा बने थे। नौशाद साहब, बाबा को हमेशा बहुत दोस्ती थी नौशाद साहब की और बाबा की, और बाबा किसी को नहीं बोलते थे गाने के लिए कभी, कि फिल्मों के गाने तो
ये उस्तादों के लिए फिल्म है, हाँ, मतलब ऐसा है कि भाई हाँ फिल्म में गाना लेकिन गाया फिल्मों में भी तो क्लासिकल ही गाया। क्लासिकल हाँ, क्लासिकल क्लासिकल बेस्ड ही गाया। गाए, और उनको बैजू का पार्ट देना चाहते थे नौशाद साहब जी कि आप बैजू का का, गाइए, अच्छा, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, मैं बैजू नहीं गाऊंगा क्योंकि मेरी आवाज़ भारी है, हाँ, आपका हीरो जो है वो Soft है। सॉफ्ट है, हाँ, आप मुझे तानसेन बनाइए, और पलुस्कर एक लड़का है उसको आप बैजू बनाइए। अच्छा, तो उन्होंने पंडित पलुस्कर जी को रेकमेंड किया था बाबा ने, और उनका जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, आज गावत मन मेरो झूम के सुन लीजिए या जो भी, वो एक तरह से ऐसा लगता है कि किसी और दुनिया में आप पहुंच गए। बिल्कुल वो ऑरा ही बिल्कुल अलग था। एक और ही अलग था, एक सादगी, एक सिंप्लिसिटी, और एक गाना, ये जो तमाशा जो आज चल रहा है उससे बहुत दूर थी। अब तो खैर ज़माना बदल गया, हम इत्तेफाक से इस ज़माने में ही पैदा हो गए, क्या कहें, इसकी बदकिस्मती कहेंगे कि हमने जो अच्छा ज़माना था वो हमारे पीछे गुजर गया। बाबा के इंतकाल के बाद आपका बचपन कैसे गुजरा और आपकी पढ़ाई कैसी? मैं बाबा के इंतकाल के बाद मैं बोर्डिंग स्कूल में रहा, फिर हम लोग नागपुर में शिफ्ट हो गए। जी, सबसे पहले कहाँ थे आप लोग? हम लोग इंदौर में थे। इंदौर से, अच्छा, इंदौर से इंदौर नागपुर की शिफ्ट। पैदाइश है, जी, और फिर बम्बई में भी रहे। मुंबई हो गया जो अब, पहले बम्बई पहले था। बॉम्बे था। मुंबई में भी थे हम लोग। फिर बाबा के इंतकाल के बाद कुछ ऐसा लिटिगेशन वगैरह होता ही है, प्रॉपर्टी के ये सब हुए, तो मम्मी मुझे लेके चली गई नागपुर, क्योंकि नागपुर बड़ी ही एक खूबसूरत पीसफुल जगह है आज तक। जी, मतलब हिंदुस्तान में आज आप देखेंगे कि सारे शहर एक जैसे लगते हैं, क्योंकि वो जो शहर की जो एक एक्सक्लूसिविटी होती है, जैसे जयपुर के एक्सक्लूसिविटी होती थी, आर्चेस, ये वो नहीं, तो सारे शहरों में बिल्डिंगें आ गई, सब एक जैसे सब लगते एक जैसे लगते हैं। नागपुर एक ऐसा पीसफुल शहर है जो अब तक वैसा का वैसा ही है। That's good। मतलब वहाँ पे आपके कहने का मतलब वहाँ पे मंजिल वाली नहीं बिल्डिंग है, बिल्डिंगें हैं, लेकिन वो जो वहाँ का जो एक्सक्लूसिविटी है वो वहाँ के लोगों ने थोड़ा सा बरकरार उसको रखी है। बरकरार रखा है। उसको बोलते हैं प्लानिंग, थोड़ी सी प्लानिंग के साथ बनाया हुआ है, और बड़ा अभी भी पुरसुकून शहर है। वहाँ चली गई मम्मी, तो वहाँ पे एक सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल है, जी, वहाँ पे मैं बोर्डिंग स्कूल में रहता था। बोर्डिंग स्कूल के बारे में हम जानेंगे जी। एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिल्कुल। छोटा सा ब्रेक लेना ज़रूरी है। ज़रूर। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं शहबाज खान से, मज़ेदार बातें। हम छोटा सा ब्रेक लेकर अभी वापस आते हैं। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं शहबाज खान जी से। हाँ, तो शहबाज, हम बात कर रहे थे आपके बोर्डिंग स्कूल की। जी भाई। तो वहाँ से फिर शुरू करते हैं। जी, बोर्डिंग स्कूल में मैं रहा, बचपन मेरा बोर्डिंग स्कूल में ही ज़्यादातर गुजरा। बड़ा खूबसूरत, मैं तो समझता हूँ कि हर इंसान को अपनी ग्रोइंग ईयर्स में बोर्डिंग स्कूल में रहना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, अच्छा लगता क्योंकि है। उससे एक जो पुख्तगी आती है, जो एक ठहराव और आ एक जाता है, डिसिप्लिन भी आता है। डिसिप्लिन आ जी। जाता है, वो चीज़ आपको घर में रह के माँ बाप की सरपरस्ती में वो कभी आपको हासिल नहीं होगी। तो मुझे वो बोर्डिंग स्कूल का ज़माना बहुत ही डिफ़िकल्ट ज़माना होता है, मतलब इट्स लाइक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एग्जैक्टली। वो चीज़ जो है, जो कि दुनिया का क्रक्स है, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो बोर्डिंग स्कूल में मैंने बहुत कुछ सीखा, इंडिपेंडेंट हुआ, तो मेरे ख्याल से मम्मी का बहुत सही फैसला था कि मैं बोर्डिंग स्कूल में रहा। तो कितने साल रहे आप बोर्डिंग स्कूल में? मैं लगभग 10th क्लास तक तो बोर्डिंग स्कूल में ही था। हाँ, तो फिर लॉन्ग टाइम। यहाँ मतलब हाँ, और फिर ये college बोर्डिंग हुआ। स्कूल कहाँ थी आपकी? कामठी, नागपुर के पास एक जगह है नागपुर के पास, कामठी, कामठी। छोटी सी जगह है, एक कैंपटी है, वो मिलिट्री एरिया है। हाँ हाँ, उसमें एक सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल होता था, छोटा सा, बड़ा खूबसूरत सा। जी। तो वहाँ पे मेरा बचपन गुजरा, और बहुत सादगी भरा था वहाँ। अब तो खैर आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, टीवी और ये और नेट और ये सब सारी चीज़ें उंगलियों पे, बिल्कुल। फिंगर टिप्स पे। आज अगर हमको कुछ देखना है तो हमको बच्चों से पूछना पड़ता पूछना है, बेटा पड़ता इसका है। क्या है। अच्छा, हमने सुना है कि आपने होटल मैनेजमेंट का जी। कोर्स किया था आपने? नहीं, मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया था। हाँ। बाजी, क्या हुआ था कि जब मैं 10th में आया, और मम्मी और मैं थे, और बाबा की जो भी प्रॉपर्टी वगैरह थी, क्योंकि बाबा, ये जो कलाकार होते हैं, ये लोग
फकीर होते हैं, जी बिल्कुल। ये पैसे वैसे के चक्कर में होते हैं। तो बाबा का जो भी प्रॉपर्टी वगैरह थी, उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं भाई कि जाओ मेरी फैमिली को रहे, वो अपने ख्याल में रहे, मतलब अपने सुरूर में रहते थे। जी। तो हमारे ज़रा थोड़े से माली हालात कमज़ोर हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं 10th में था, उसके बाद मैंने सोचा निकल के कुछ काम कर लिया जाए। तो मैं होटल में, थोड़ी हाइट वाइट अच्छी थी, तो मैं होटल में रिसेप्शनिस्ट बन गया। जी। तो रिसेप्शनिस्ट बन गया तो फिर वो दौर चलता रहा। और खैर रिसेप्शनिस्ट क्या बना, वहाँ से कुछ पैसा तो सैलरी मिलती नहीं थी, बल्कि मुझे सैलरी देनी पड़ती थी होटल से। क्योंकि मैं जब वहाँ रहता था, एक ऐसी मज़ाहिया तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि एक नई जब इंसान जब जवान होता है, तो मैं जाके रिसेप्शन पे काम करता था, फ्रंट ऑफिस का मैनेजर होता था, जो भी है, इंग्लिश वगैरह बोल लेता था। और रात होती थी, नाइट ड्यूटी पे होता था, तो मैं जाके किसी स्वीट रूम को खोल के सो जाता था। वो ड्यूटी के दौरान। ड्यूटी के दौरान। और जो एक दो बार पकड़ा भी गया, और खाना वाना खाता था मस्त, फर्स्ट क्लास, बिल पे साइन वाइन करता था। तो एंड में होटल को मुझे पैसा देना पड़ता था कि ये जो मुझे सैलरी मिलने के बजाय मुझे उनको देना पड़ता था पैसा। खैर ये तो ऐसी बचपन की बात है। फिर ये एक्टिंग की तरफ आने का ख्याल आपको कैसे आया, और आप यहाँ आने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा? जी, दरअसल ये एक सच्चाई है कि हमारे देश में, हिंदुस्तान में, जब भी कोई जवान होता है, लड़का या लड़की, तो सबसे पहला जो प्रोफेशन इंसान को अट्रैक्ट करता है 80% लोगों को, वो है फिल्म लाइन। हाँ। कि यार फिल्म लाइन में घुस जाओ। पढ़ाई लिखाई में तो इतने कोई खास थे नहीं। मम्मी तो चाहती थी कि इंजीनियर बन जाओ। हाँ। अम्मी तो बहुत कुछ चाहती थी कि भाई इंजीनियर बन जाओ, लेकिन इंजीनियर बनने के पीछे जो पढ़ाई लिखाई थी उतना दिमाग था नहीं। हाँ। ज़्यादातर म्यूज़िक में दिमाग रहता था, इसमें था थोड़ा आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड था, कभी थिएटर कर लेता था थोड़ा बहुत नागपुर में। तो फिल्म लाइन का भूत तो सभी को था, लेकिन हमारे दोस्त हैं एक नवाब राजपूत, वो पहले नागपुर के ही थे, वो पहले बम्बई आ गए थे, वो एक्टर बनने के लिए पहले आ चुके थे, स्ट्रगल कर रहे थे। तो उन्होंने ही मुझे लेटर लिखा, मैं होटल में काम करता था, उन्होंने मुझे लिखा कि यार क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, आ जाओ यहाँ हो जाएगा कुछ। तो उसने मुझे हिम्मत अफजाई की मेरी, मैं आ गया। उसके बाद जद्दोजहद चलती रही, शर्मीला बहुत था मैं, तो ऑफिसों में जाके ये काम मांगना, हाँ। वो मिजाज में नहीं है, अब तक नहीं है। और लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब जिस काम में इंसान जाता है, वहाँ पे शर्म नहीं होना चाहिए, वहाँ मतलब शर्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं तो यंगस्टर्स को भी यही आज तक यही कहता हूँ कि जो गलती मैंने की वो नहीं, कोशिश तो करनी चाहिए, कोशिश करना ज़रूरी है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और फिर मैं यहाँ आ गया बम्बई, फिर मुंबई आके चलता रहा सिलसिला। फिर वो हमारी एक मधुमती डांस टीचर होती थी, वहाँ पे हम लोग ने एडमिशन ले लिया, मैंने और नवाब ने। वो मधुमती जी ने मुझे देखा, नहीं मैं नवाब को एडमिशन करवाने गया तो उन्होंने मुझे देखा, तो बोले मैं दरअसल सिंगर बनना चाहता था। हाँ, फिल्मी सिंगर जी, क्योंकि मैं रफ़ी साहब को कॉपी कर लेता था, कॉलेज में कभी गा लेता था। हाँ। तो मैंने सोचा कि चलो सिंगिंग में ट्राई करते हैं। लेकिन मैं गवाऊंगी आपसे इसके बाद। नहीं ऐसा जुल्म मत कीजिए। नहीं, 2 लाइन तो आपको गाने पड़ेंगे, आपने खुद कह दिया कि आप गाना गाते थे। अभी क्या हुआ है, वो उतने सालों में क्या हुआ, ये डायलॉग भारी भारी आवाज़ में हे हू हा करके मेरा गला ख़राब हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। लेकिन वो इतनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह आवाज़, आप अवॉइड करने के लिए 2 लाइनें गाइए, लेकिन गाइए ज़रूर, गाएंगे ना? ज़रूर। तो हाँ, तो फिर मैंने ये सिंगिंग के लिए ट्राई करना चाहता था। मैं बोला अभी फिल्मों में यार एक्टर बनने के लिए दिल में तो है, लेकिन एक हिचकिचाहट होती है, ना कोई गॉडफादर है, ना कोई है, कोई पहचानता नहीं, कुछ नहीं, तो फिर कैसे होगा। तो मैं मधुमती गया, नवाब चाहता था कि मैं एडमिशन लूँ, नवाब कुछ एक्टिंग क्लास भी वो चलाती थी। हाँ। तो मुझे लेके गया, तो उन्होंने मधुमती जी ने मुझे देखा कि आप क्यों नहीं करते। मैं बोला नहीं मैं तो सिंगर बनना चाहता हूँ। बोले नहीं आपको तो एक्टिंग करनी चाहिए, आपका वो जो भी थोड़ा बहुत खुदा ने दिया।
तो मैंने कहा कि चलो, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं थे देने के उनकी फ़ीस। बोला मेरे पास पैसे नहीं थे। बोले नहीं, फ़िक्र मत करो, पैसे मत की फ़िक्र मत करो, जब आएगा दे देना। तो मैंने वहाँ से सिलसिला शुरू किया। जी। अब वहाँ हम लोग रोज़ जाते थे, डांस करते थे, सुबह से शाम तक वहीं रहते थे, एक्टिंग सीन्स करते थे। कभी नसीरुद्दीन शाह हमारे फेवरेट एक्टर हैं, उनके सीन कर लेते थे, और जो जो फेवरेट एक्टर्स हैं उनके सीन उनके सामने परफॉर्म करते थे। वो जैसा होता है एक्टिंग क्लासेस में, मतलब एक्टिंग करते करते आपको महसूस हुआ कि मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद, और लोगों ने भी कहा कि यार आपके अंदर वो है कि आप कर सकोगे। तो मैंने कहा चलो, अगर दिया है खुदा ने तो कोशिश करने में कोई बुरी बात नहीं। और इत्तफाकन हुआ ये कि उनके बिल्कुल बिल्डिंग के बाजू में ही संजय खान साहब का ऑफिस था। उस वक्त टीपू सुल्तान की कास्टिंग चल रही थी। तो हमारे एक अजीज़ दोस्त थे खालिद, जो कि अभी भी राइटिंग करते हैं, कॉमेडी बचाओ वगैरह सारा कुछ वही लिखते हैं, कपिल शो ये सब। तो उन्होंने मुझे एक बार मुझे आए और मुझे बोला कि ज़रा आप चलिए हमारे साथ। मैंने कहा आप चलो तो सही। मुझे ले गए। तो मैं वहाँ, उन्होंने मुझे अकबर खान साहब से मिलाया। हाँ। उस वक्त टीपू सुल्तान की कास्टिंग चल रही थी। तो मैं था और मेरा एक दोस्त है मुकेश ऋषि, जो हम लोग साथ में ही काफ़ी पुराने दोस्त थे। तो मुकेश और मैं, हम दोनों गए। उसमें 2 रोल थे, एक हैदर अली का था, एक गाजी खान का था। दोनों इम्पोर्टेंट रोल थे। ऑडिशन हुए, उस ज़माने में भी ऑडिशन होते थे। ऑडिशन हुए। उस वक्त उसको स्क्रीन टेस्ट कहा जाता था। स्क्रीन टेस्ट कहा जाता था। ये आजकल की तरह नहीं था। नहीं, आजकल तो ऑडिशन आजकल होता तो है। हर दूसरा आदमी ऑडिशन के लिए बुला लेता। खैर वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। तो फिर मुझे वहाँ लेके गए। अकबर खान साहब ने मुझे देखा, ऑडिशन किया, मुकेश को भी देखा, ऑडिशन की। तो अकबर खान साहब ने कहा कि भाई मैं ये जो हैं जनाब, इनको मैं हैदर अली के रोल में दिल लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा उर्दू का जो तलफ़ुज़ था वो उनको अच्छा लगा और थोड़ी सी आवाज़ अच्छी लगी। मुकेश भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनको भी उनको गाजी खान के रोल के लिए लिया गया, फिर उन्होंने नहीं किया, फिर बाद में मीर सादिक का रोल किया था। तो वहाँ से मेरा सिलसिला हैदर अली का शुरू हुआ। अब मुझे हैदर अली का, ये एक तरह से किस्मत की बात होती है बाजी, कि 6 एपिसोड का रोल था कि भाई ये 6 एपिसोड में हैदर अली ख़त्म हो जाएगा। पॉपुलैरिटी इत्तेफाक से इतनी हो गई कि वो 6 से 8 हुआ, 8 से 12 हुआ, 12 से ये 25 एपिसोड तक वो रोल गया, क्योंकि उस वक्त हर हफ्ते आते थे सीरीज। जी बिल्कुल। और हैदर अली इतना फेमस हो गया कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है। मतलब फिर अब करीब 15 एपिसोड के बाद तो जब हम लोग जयपुर में शूटिंग करते थे तो गांव के गांव बसेस भर भर के हैदर अली को देखने आ गए थे। इतनी पॉपुलैरिटी हो गई। मनमोहन देसाई के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई ये कौन एक्टर आ गया, प्रकाश मेहरा जी बुला रहे हैं, इतने बड़े बड़े नाम। तो मेरे तो होश हवास ठिकाने नहीं। मैं बोला ये क्या हो क्या रहा है, क्योंकि क्या फिल्म से ताल्लुक़ नहीं रहा ना कभी। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर मेरे ख्याल से आपका असली नाम भी हैदर अली है। जी, हैदर हैदर खान। तो हैदर खान से आप शाहबाज कैसे बन गए? जी, ये नाम मुझे, सॉरी, शाहनवाज। शाहबाज मुझे शाहबाज नाम दिया हमारे गुरु संजय खान साहब ने। अच्छा, उन्होंने दिया? जी, क्योंकि जब पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, मैं आगे बताऊंगा संजय खान साहब का। संजय खान साहब की बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा रोल दिया अपने शो में। और उन्होंने मुझे अपने नाम को वो करके, फॉर्म करके, उन्होंने मुझे, उनका नाम अब्बास शाह है। अब्बास शाह यार। तो वो मेरे लिए नाम सोच रहे थे क्या नाम रखे, क्या नाम। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा नाम रखते हैं शाहबाज, शाह अब्बास, शाहबाज। वाह, बहुत क्या सोच है ना। क्या सोच, बहुत खूबसूरत। तो अच्छा, उन्होंने मुझे नाम दिया सबसे पहले। और फिर वहाँ से फिर मैं ये नाम मेरा हो गया। और फिर हैदर तो बहुत कम लोग बुलाते हैं। सारे। और फिल्मों में आपकी एंट्री कैसी हुई? फिल्मों में बहुत, अच्छा, ये हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी बिल्कुल। फिल्मों के बारे में आप बताइए, वुड लाइक टू नो। जी। दर्शकों, शाहबाज खान से बात करके बहुत मज़ा आ रहा है। इस ब्रेक के बाद जानेंगे इनकी फिल्मी सफ़र कैसा शुरू हुआ।
जाइएगा मत, हम अभी लौटेंगे। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद शाहबाज खान से हम जानेंगे उनका फिल्मी सफ़र। हाँ, तो शाहबाज भाई, आप अपने फिल्मी सफ़र के बारे में बताइए। जी, तो मैं शुरुआत से ही बताता हूँ आपको कि हम लोग जब टीपू सुल्तान की शूटिंग कर रहे थे हैदर अली की, जी। मेरी उम्र बहुत कम थी उस वक्त, मेरे ख्याल 22 या 23 साल का, 22 साल का हूँ। अनंत महादेवन जो पूर्णैया पंडित बने थे, जी। वो एक फिल्म कर रहे थे नाचने वाले गाने वाले, बी सुभाष की, जी। जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, डिस्को डांसर, ये वो, मिठुन दास। हाँ, मैंने भी उनके साथ काम किया है। आपने किया है काम। तो वो आए मेरे पास, मैं बोले यार एक फिल्म में हीरो का रोल है, करोगे? तो मैंने कहा यार क्यों नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे। मुझे इतनी समझ नहीं थी, तो क्या होता है इमेज कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता ना, हैदर अली कर रहा हूँ फिर सडनली वो कर रहा हूँ, तो मुझे इतनी समझ नहीं थी। और मैंने कहा डेफिनेटली करेंगे। उन्होंने बोले ठीक है बॉम्बे आओ, मैं मिला देता हूँ। तो जयपुर से मैं जब बॉम्बे आया, मुंबई, तो उनसे मुलाकात हुई बी सुभाष से। बी सुभाष ने बोला यस, क्योंकि हैदर अली हिट हो ही चुका था, तो बोले यस डन। वो रोल नेगेटिव था, वो मुझे कहा गया कि वो, लेकिन इत्तेफाक से वो रोल जो था वो नेगेटिव था, और मैंने बगैर सोचे समझे वो कर लिया, क्योंकि मेरा इमेज बहुत पॉजिटिव बन चुका था हैदर अली के बाद। हैदर अली के कि साथ, भाई यस। जो देश के लिए जिसने जंग लड़ी और अंग्रेज़ों से लड़े और ये किए, और बहुत ही आइडियलिस्टिक राजा नवाब रौबदार, और ये भाई साहब डिस्को डांस कर रहे हैं और स्टेज के ऊपर मतलब लड़कियों के साथ नाच रहे हैं, तो वो टोटली एक बिल्कुल अलग इमेज है। एक अलग इमेज हो जाती है। उस ज़माने में इतनी ज़्यादा वो नहीं था कि भाई एक्टर ये भी कर ले वो भी कर ले, हम कोई संजीव कुमार तो है नहीं, तो वो थोड़ा सा एक डिसीजन मेरा गलत हो गया। तो फिर हालांकि मुझे मेरे जो गुरु हैं संजय खान साहब, उन्होंने बहुत कहा कि शाबाश, डांटा उन्होंने? डांटा नहीं, मतलब मना किया। उन्होंने कहा मत करो मत करो, मैं लॉन्च करूँगा तुमको, मैं लॉन्च करूँगा, थोड़ा सब्र करो। लेकिन मुझ में भी बचपन का पठान खोपड़ी, मैंने बोला नहीं नहीं, वो तो डिस्को डांसर में मिठुन चक्रवर्ती है, वो आई एम अ डिस्को डांसर। तो मैंने कहा कि नहीं मैं तो करूँगा। तो उन्होंने कहा कि यार बहुत बेचारे वो हुए, उन्होंने बहुत मुझे समझाया था कि मत करो, लेकिन मैंने किया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बी सुभाष ने फिल्म अच्छी नहीं बनाई, फिल्म अच्छी बनाई थी उन्होंने, मेरा रोल कुछ ठीक से बन नहीं पाया था। बहुत अच्छे मेकर हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे कंसिडर किया इस रोल के लिए, लेकिन मेरे इमेज से हट के वो बात हो गई। तो ऑडियंस, उसके बाद फिर आपने कभी हीरो बनने की कोशिश नहीं की? नहीं की, 3-4 बार आई, मेरी 3-4 फिल्में आई हैं। अच्छा, एज अ हीरो? हाँ, जो मैंने भी नहीं देखी है। ये गलत बात है। नहीं, लेकिन देखना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देखी है। हाँ। नाचने वाले गाने वाले, फिर उसके बाद एक फिल्म आई कैसे कैसे रिश्ते, जिसमें आयशा जुल्का मेरे साथ थी जी। फिर उसके बाद एक दो फिल्म जय विक्रांता सुल्तान अहमद साहब के साथ, जिसमें संजू और मैं थे, संजय दत्त जी। और इक्का दुक्का और फिल्में आई जो इत्तफाकन कोई फिल्म चली नहीं। जय विक्रांता अच्छी बनी थी हालांकि, हाँ। और मेरा बड़ा ही अच्छा आइडियलिस्टिक रोल था, सेकंड लीड था, लेकिन वो फिल्म भी नहीं चली बिकॉज ऑफ सर्टेन कंट्रोवर्सीज एंड ऑल दैट। और फिर मैंने कहा कि यार गुजारा तो करना पड़ेगा, तो मुझे विलन्स के ऑफर आने लगे। तो विलन्स के जब ऑफर आने लगे तो मैंने कहा कि चलो यार विलन ही बनते हैं, हीरो की फिल्में नहीं चल रही हैं, तो मैं आई स्विच टू बिकमिंग अ विलन। ओके, अच्छा, किस फिल्म से आपको लोग पहचानने लगे और किस फिल्म से आपको मतलब हाँ ये है नहीं, मुझे तो एक्चुअली हैदर अली, फिर मेरा सीरियल आया चंद्रकांता, वो सीरियल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो हैदर अली के बाद चंद्रकांता ने तो मुझे बहुत वाइड पॉपुलैरिटी ऑलरेडी दे चुका था। वो सीरियल काफ़ी, क्योंकि फैंटेसी थी और पहली फैंटेसी थी, स्पेशल इफेक्ट्स, ये वो घोड़े, बहुत घोड़े चलाए ज़िंदगी में बाजी, इतने घोड़े चलाए हैं मैं मतलब ये सफ़र यहाँ तक मैं घोड़े पे चल के आया हूँ। तो चंद्रकांता था, वो चला। फिर ग्रेट मराठा, उसमें फिल्में मेरी टीपू सुल्तान, ये नाचने वाले गाने वाले चली नहीं चली, उसके बाद मैं टेलीविज़न करता रहा।
अच्छा। मैंने ये नहीं किया कि मैं टेलीविजन छोड़ दूं यार, मैं नहीं, मैं तो अब हीरो बन चुका हूँ। हाँ, मैं आजकल टेलीविजन का मुसलसल माध्यम करता भी रहा। बहुत अच्छा है। जी। तो जब टेलीविजन करता रहा, ग्रेट मराठा, चंद्रकांता हिट हुई, इत्तेफाक से मेरी फिल्में नहीं चल रही थी लेकिन टेलीविजन बहुत ज़्यादा चल रहा था, सुपर डुपर सक्सेस हो रहे थे। जी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर विलन्स के रोल आने लगे मुझे। जिद्दी, अर्जुन पंडित, सनी के साथ बहुत सारी फिल्में की, ओके। और राजू चाचा, काफ़ी फिल्में एज अ विलन मैंने की। उसमें लोगों ने मुझे पसंद किया, सराहा। और वीर में भी आपने हाँ, की वीर में भी मैं हाँ, था। वीर में भी आपने किया सलमान वीर के में साथ। भी मैं था। और तो फिर मैं पॉजिटिव नेगेटिव, दरअसल मेरा हमेशा से मिजाज यही था, मैं हमेशा यही चाहता था कि मुझे एज एन एक्टर पहचाना जाए कि ये एक्टर कुछ भी कर सकता है यार। जी। पॉजिटिव भी कर सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है, ये पहचान तो आपको मिली है, हाँ। इसमें कोई शक नहीं बस ये है कि बहुत बस अच्छी। मैंने यही चाहा था कि एज एन एक्टर में चाहता था, मैं कोई ये सुपरस्टार के ख्वाब मेरे थे नहीं, और मैं चाहता था कि एज एन एक्टर मेरी पहचान हो जाए और लोग मुझे एक अच्छा काम करने वाला माने। और बाकी जो सारी चीज़ें होती हैं, तकदीर का बहुत बड़ा खेल है। वो तो है, मैं देखिए, मानती हूँ। कोशिश तो हम करते हैं जी। लेकिन मैं डेस्टिनी का बहुत बड़ा बिलीवर भी हूँ। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप कोशिश करते रहो लेकिन रास्ते बनते नहीं हैं, रास्ते बनते लेकिन नहीं, उससे हिम्मत हाँ, हारना नहीं चाहिए। हाँ, उससे हिम्मत को और पुख्ता करना चाहिए, बिल्कुल। उससे अपनी कोशिश को, कोशिश अपनी कभी नहीं छोड़नी कभी चाहिए। नहीं क्या छोड़नी मालूम कब कौन सा दरवाजा कब खुल कहाँ। जाए, कोई बता नहीं सकता। अमरीश जी, अमरीश पुरी जी, वो मुझे कहा करते थे कि बेटा अपने आप को हमेशा फिट रखो, इस लाइन में पता नहीं कब क्या हो जाए। 51 ईयर्स का था जब मुझे सक्सेस मिली, या अमरीश जी ये कहते थे। तो मेरा यही कहना है कि अपने नौजवान भाइयों से, जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, कि लगन सच्ची रखें, सब रखें, लेकिन कोशिश बरकरार रखें। बिल्कुल। टीपू सुल्तान के दौरान सेट पर एक दुर्घटना हुई थी, जी। वो तो बहुत बहुत नुकसान हुआ था सबका। और उस वक्त आप थे सेट पर? नहीं, एग्जैक्टली मेरा क्या हुआ था? आप नहीं थे उस वक्त? नहीं, मैं उस वक्त सेट पे नहीं था, मेरा सिलेक्शन उसके बाद हुआ था। अच्छा, लेकिन उसके बाद। हाँ, वो जब उसके बाद तो सीरियल बंद हो गया था, फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन मुझे हादसा पूरा पता है क्या हुआ था। आग लगी थी, बहुत ही दर्दनाक, कुछ 75-80 लोग ऐसे जल के राख हो गए थे। हाँ। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, Unfortunate था। और खुदा ऐसा कभी जिंदगी में किसी के हाँ, साथ ना हो। दुश्मन के साथ भी ना करे। या उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैं दाद देता हूँ संजय खान साहब को। उस दौर संजय खान साहब का एक और मैं आपको किस्सा बताऊं, टीपू सुल्तान की बात हो रही है तो, उनको भी हादसे का शिकार हुए थे जी। और बहुत ही खूबसूरत आदमी था, लेकिन उनको थोड़ी कमज़ोरी हो गई थी हादसे के बाद। टीपू सुल्तान का रोल करना उनका ख्वाब था। हाँ, और वो बहुत अच्छे लग रहे थे टीपू बहुत सुल्तान, अच्छे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो उन्होंने एक पॉइंट पे आके, जब थोड़ी सी हिम्मत उनकी टूट गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि शाहबाज, मैं चाहता हूँ कि टीपू सुल्तान का रोल, हैदर अली का तो तुमने किया ही है, टीपू सुल्तान का रोल भी तुम ही कर लो। मतलब बहुत फराख दिल आदमी है, बहुत बड़े दिल के इंसान। तो मतलब एक न्यू कमर के लिए इससे बड़ा ब्रेक कोई हो नहीं सकता है कि भाई बाप भी बने और बेटा भी बने। हाँ, डबल रोल। सही मुझे इस लायक समझा, उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाँ। लेकिन अंदर से कहीं मेरा दिल बोला कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए। फिर किसने किया? उन्होंने खुद किया। फिर अच्छा, टीपू उन्होंने सुल्तान फिर का खुद किया। ओके। हम लोगों ने, सबने उनको हिम्मत दिलाई। हम लोग ने सब ने मिलके उनको, क्या कहते हैं उसको, उनकी हिम्मत अफजाई की। उनको फिर उन्होंने खुद किया और इतना खूबसूरती से उन्होंने वो रोल निभाया। तो मैं यही बता रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में आके मुझे इतने अच्छे लोगों से मेरा साबका हुआ है कि मैं समझता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री पे अल्लाह का एक प्रताप जिसको कहते हैं ना, करम भी कह सकते हैं। करम। हाँ। अल्लाह का करम जिन लोगों पे होता है, वो इस क्रिएटिव फील्ड के अंदर आते हैं। फिल्म, टेलीविजन, जो हम काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है, कलाकार जैसे कहते हैं, कलाकार जो है, ये खुदा की देन होती है दुनिया को।
ये कर्म है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो जिस फील्ड में हम लोग हैं, हम लोग चुने हुए हैं, खुदा ने हम लोगों को ख़ास तौर से चुन के रखा है कि भाई आप ये काम ये करो, आपका काम है, आप करो। आप करो। अब ये बात अलग है कि किसको कितनी सक्सेस मिलती है और किसको कितना वो मिलता है, वो चीज़ अलग है। वो मैं उस चीज़ में मैं पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। इंसान को जो मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए। बिल्कुल। और सबसे दुनिया में खुश रहने का सबसे बड़ा क्या कहते हैं, वो यही है, खुश रहने का क्या कहते हैं उसका रीज़न यही है कि इंसान जो कुछ उसके पास है उसमें उसकी खुश इज्जत रहे, करनी चाहिए, उसमें जो भी इज्जत है। है, उसमें खुश रहे और मुसलसल आगे बढ़ने की कोशिश करते कोशिश करता रहे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जी शाहबाज भाई, एक बात बताइए, आपने तो फिल्में तो की हैं अभी, जी। काफ़ी फिल्मों जी, का जी। जिक्र किया है आपने। उनमें से सबसे कौन सी फिल्म है जिसमें काम करके आपको अच्छा लगा या थोड़ा मज़ा आया? बाजी ऑनेस्टली बताऊं क्या, कलाकार कभी सेटिस्फाइड होता नहीं। नहीं, सेटिस्फाइड तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है कि भाई ये यूनिट के साथ काम किया। मुझे लगता है कि मेरा जो काम मुझे पसंद है, जो मैं करना चाहता हूँ, अब तक मैंने नहीं किया मिला। नहीं है। अभी वो कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हाँ, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। तो मैंने जो काम किया है, मैं चाहता हूँ कि उसको मैं अपने पीछे छोड़ दूँ। जी, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग सम ग्रेट वर्क, समथिंग डिफरेंट। समथिंग डिफरेंट, सम ग्रेट वर्क अहेड। और मुझे खुदा से उम्मीद है कि अगली दफ़ा जब आप मुझसे आज से 10 साल बाद भी मिलेंगी और आप यही सवाल मुझसे करेंगी कि आपको पिछला कौन सा काम पसंद आया, तो मैं बोलूँगा नहीं, मुझे आगे कुछ और आगे करना और है। करना है। तो चलिए लेते हैं इस बात पर एक छोटा सा ब्रेक। बिल्कुल। दोस्तों, इंसान को कभी मुकम्मल जगह नहीं मिलती, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन कोशिश कभी छोड़नी नहीं चाहिए। चलिए हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब मैं शाहबाज भाई से बात नहीं करने वाली हूँ, उनसे गाना गवाऊंगी। बाप रे। तो शाहबाज भाई, आपको गाना गाना पड़ेगा। अरे बाजी, तमाशा हो जाएगा। नहीं नहीं, कोई तमाशा नहीं, आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी, आप सुनाइए। चलिए कोशिश करता हूँ मैं। जी। कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। पिया इन नैनन में, पिया इन नैनन में, मैं पलक बांध तो लूं। पिया, पिया, पिया इन नैनन में, मैं पलक बांध तो लूं। ना मैं देखूं गैर को, ना तोहे देखण दूं। हाथ छुड़ावत जात हो जो निर्मिन जान के मोहे, हृदय में से जाओ तो तब मैं मानूं तोहे। नील गगन के भी परे सैया जी का गान, नील गगन के भी परे सैया जी का गान। जल दर्शन की कामना पथ रखियो जीरा। जब से राधा श्याम के, जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, श्याम बने हैं राधिका, राधा बन गई श्याम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं
पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। वाह वाह, माशाल्लाह, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। आप बहुत इतना शुक्रिया। कॉन्शियस क्यों हो रहे हैं? नहीं, आप मतलब गाता नहीं हूँ, रियाज नहीं है, तो थोड़ी बहुत हिचकिचाहट तो होती है। आपके दादा गाते थे, आपके परदादा गाते थे, आपके पिताजी अब्बू गाते थे। ऐसा नहीं लगता कि आपके के ना गाने से ये जो परंपरा है यहाँ पे आपने ब्रेक दे दिया इस परंपरा मैं को? बिल्कुल मानता हूँ इस बात को, मैं बहुत, हाँ, ये मेरी क्योंकि इतनी ज़िंदगी अच्छी का, आवाज़ है, आपको कंटिन्यू करना चाहिए था। जी बाजी, दरअसल मेरी ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, लो Drawback. पॉइंट है, लो पॉइंट है Low कि point. मैं अपने घराने को आगे बढ़ा नहीं जी सका। बिल्कुल, आप कर सकते थे, कर पता नहीं, सकता हाँ। था गाते, लेकिन मैं कोशिश हमेशा करता हूँ म्यूज़िक के लिए, इंदौर घराने की जी। को बढ़ाने के लिए, अपने घराने को कोशिश करता हूँ। मैंने क्लासिकल फेस्टिवल्स किए हैं, मैं पार्टीज़ में जाके और ये सब करने के बजाय मैं क्लासिकल कॉन्सर्ट में जाके बैठ जाता हूँ, उस तरह का नहीं, हाँ, शौक है। क्योंकि इसको आप जो करना चाह रहे जी। हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड आपको इसका प्रैक्टिस करनी चाहिए, रियाज, जी हाँ, कंटिन्यू जी। रखना चाहिए अब था। मैं- Anyway, मैं आपकी दुखती रग पर हाथ नहीं रखना चाहती हूँ, नहीं, नहीं, वो आपने- आपके अपने मसाइल हैं कि आपने क्यों जी, नहीं जी, जी, कंटिन्यू जी। किया, लेकिन करते तो बहुत अच्छा होता था। नहीं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, और लेकिन मैं इंदौर घराने के लिए, म्यूज़िक के लिए हमेशा करता हूँ। मैं प्रोग्राम्स, फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करता था सुररंग जी। बाबा की याद में, हाँ, जिसमें जाकिर भाई, हरी जी, शिव जी सब परफॉर्म कर चुके हैं। और इंदौर में हर साल राग अमीर नाम का फेस्टिवल 3 दिन का बाबा का होता है, बाबा की याद में, जिसमें जी, सारे आर्टिस्ट जाके परफॉर्म करते हैं। हाँ, उसमें मैं जाता हूँ। तो मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि अपने घराने को, ख़ास तौर से उसकी, जी। बहुत सारी सिंगर्स हैं, बहुत कहीं अमेरिका में, तो ये यहाँ हर साल वहाँ। होता है? हर साल होता है तो राग अमीर, हर साल इंदौर में होता है? इंदौर में 3 दिन का फेस्टिवल तो होता है। आपकी अम्मी जान की इंतकाल के बाद आप वहाँ नहीं जाते जहाँ से आप लोग बॉम्बे शिफ्ट कर गए? नहीं, अब मैं नागपुर नहीं जाता, मैं इंदौर जाता हूँ। नागपुर में तो खैर अब रहा कभी कोई नहीं है कोई वहाँ नहीं पर? है, हाँ लेकिन फिर भी दोस्त अहबाब हैं। जी, तो मैं हर साल मौका ढूंढता हूँ कब मैं नागपुर जाऊँ, बिकॉज बहुत पीसफुल है। जैसे कि हमारा जो जो क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे सिटीज़ होते हैं जिनसे लगाव होता है कि आप जब यहाँ के मुंबई के स्ट्रेस से जब आप बहुत बेजार हो जाते हो, तो आपको कहीं जाके अनवाइंड करना पड़ता है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि नागपुर भी जाऊँ ज़रा अनवाइंड करने के लिए। दोस्त होते हैं और हम लोग बैठ के आपस में, वहाँ की आबो हवा कुछ अलग है। और इंदौर हर साल जाता हूँ इस फेस्टिवल के लिए, क्योंकि मुझे इनवाइट किया जाता है एज अ चीफ गेस्ट, क्योंकि बाबा का, हालांकि मैं उस लायक नहीं हूँ, बाबा कहाँ थे और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इनवाइट किया जाता है। उस्ताद अलाउद्दीन खां म्यूज़िक एकेडमी, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है भोपाल, जी। वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं बाबा के इंतकाल से, मतलब तकरीबन अच्छा, वो 74 से, कंटिन्यूसली कर रहे हैं? जी जी, 74 से आज तक चलो, ये बहुत अच्छी बात वो है। चलता रहता है, उसमें जाता हूँ। ये तो खैर मैं एक्टर बन गया, सब कुछ है, लेकिन अंदर से मैं एक म्यूजिशियन हूँ। तो मैं खुद तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन मेरे पास नए नए सिंगर्स वगैरह जो बाबा को बहुत अदब करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, वो मेरे पास उनके नाम की वजह से मेरे पास आते हैं कि भाई हम करना चाहते हैं, तो मैं उनकी मदद करता हूँ जो भी मुझसे हो सकता है। वेरी गुड। अच्छा, आपको क्या लगता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री नेशनल इंटीग्रेशन की ओर है ज़्यादातर, या बढ़ गई है? बाजी ऑनेस्टली मैं एक बात बताऊँ आपको, हाँ, मुझे सारे सोसाइटी में लगभग आज के जो माहौल चल रहा है, फिल्म इंडस्ट्री ही ऐसी जगह है जो जहाँ पर कोई अलगाववाद नहीं है, हाँ, सब मिलजुल सब के काम एक है करते हैं, यहाँ सब पर। एक है। हाँ, मतलब मेरे दोस्त एक्टर मुझे आके अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, मैं अपने दोस्तों को नमस्कार बोलता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली बहुत, कुछ है। अपनी इंडस्ट्री में एक बात बहुत अच्छी है कि हाँ। एक फैमिली की तरह है, बिल्कुल। चाहे हम रोज़ मिले या ना मिले, वो अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और बस मैं खुदा से यही दुआ करता हूँ कि वो चीज़ जो अलगाववाद है, जो
वो ना आए। या बिल्कुल, बल्कि- मुझे नहीं लगता आएगी क्योंकि वो हाँ। हमारी इंडस्ट्री में नहीं है। नहीं है, to हम be लोग frank। क्रिएटिव लोग हैं, हम क्योंकि लोगों हर का मजहब के लोग हैं इस इंडस्ट्री में और हर मजहब के लोग को सराहा जाता सराहा है। हम जाता भाई बहनों की तरह जी, रहते हैं यहाँ पे। जी, आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। सच्ची में beautiful। मुझे सारे इंडस्ट्री में, मुझे बाकी के बारे में तो पता नहीं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री मेरे लिए जान है। बिल्कुल मेरे लिए भी जाना है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा कि खुदा के चुने हुए लोग हैं हम लोग, बिल्कुल कि खुदा ने चुन के हम लोगों को इस जगह पे डाला है। सही बात हम लोग है। सिर्फ मिल के काम करते हैं, कोई कुछ एक दूसरे के साथ वो नहीं है। अच्छे बुरे लोग होते हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है। या मैं तो चाहता हूँ कि जो दुनिया है, वर्ल्ड बिकम्स वन फैमिली। क्या मजहब और क्या मेरा मजहब बहुत ऊंचा है, तुम्हारा अरे क्या है कुछ नहीं है, सही बात है। अच्छा शहबाज, मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि आपने टेलीविज़न में बहुत अपना करियर बहुत अच्छी तरह से शुरू किया था, तो अभी बीच में आप थोड़ा सा टेलीविज़न में कम काम कर रहे हैं, तो उसकी इसकी वजह क्या है? वजह ये है- आपकी रुझान ज़्यादातर फिल्मों की तरफ है या ये आपका अपना डिसीजन है कि मुझे थोड़े दिन काम नहीं करना? एक्चुअली क्या होता है ना बाजी, आपने भी टेलीविजन में इतना काम किया, जब आप करने लगो तो आप दो दो शोज करते हो, आप दिन में भी काम करते हो, नाइट में भी शूटिंग करते हो। जी तो ये जो एक टेलीविजन एक्टर के लिए ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक तरह से कॉन्शियस ब्रेक भी लेता हूँ, कभी कभी वो कॉन्शियस फोर्स भी हो जाता है क्योंकि हाँ उस तरह के शोज नहीं आते, हाँ, जिस तरह का जिस तरह रोल का आप आपको करना चाहते चाहिए हैं। उस तरह के नहीं आते, या कभी कुछ और मसला हो जाता है, कभी पैसे का मसला हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ चीज़ें वो होता है ना, कभी चीज़ें एकदम बैठ जाती हैं सब कुछ, कभी चीज़ें अफरा तफरी में होती है तो फिर आदमी डिसाइड नहीं कर पाता। तो काम वो आता है तो पूरा काम एक साथ आता है। आता है तो अरे हाँ आता है तो कैसे ऐसा आता कैसे? है कि यू डोंट नो किसको ना बोले किसको हाँ बोले। अरे मैं तो गाड़ी में सोता था, दो दो तीन तीन घंटे शूटिंग से वहाँ शूटिंग, ये यहाँ वहाँ, हाँ। मेरे तीन तीन चार चार शोज एक साथ चलते थे। या और फिर मैं कभी कॉन्शियसली ब्रेक लेना एक टेलीविज़न एक्टर के लिए ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा भी आप नज़र आ जाओगे क्योंकि आप रोज़ ड्राइंग रूम में नज़र आ रहे हो, तो हर शो में नज़र आओगे तो फिर उतनी फिर जल्दी हाँ आप लुप्त बहुत भी हो जाओगे, कॉमन हो जाता है। कॉमन हो बहुत, जाता हाँ। है। तो एक्सक्लूसिविटी मुझे नहीं लगता कि Yeah. आई थिंक इट्स अ मस्ट फॉर एन नहीं एक्टर। नहीं, मैं तो दिल से चाहूंगी कि आप अच्छी अच्छी फिल्में करें बिकॉज द काइंड ऑफ पर्सनालिटी, द काइंड ऑफ लुक, द काइंड ऑफ वॉइस यू हैव, आई थिंक यू शुड वर्क इन बहुत फिल्म्स। शुक्रिया बाजी, बहुत अल्लाह आपको सलामत रखे, हमेशा आपको आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू सो और मच। मैं कोशिश करता रहूँगा हमेशा। मैं एक्टर, जी इंशाल्लाह। जब मैंने कसम खाई है कि भाई इस फील्ड में काम करना है तो छोड़ के जाऊंगा नहीं, कुछ जीना ना कुछ यहाँ, तो मरना है, यहाँ। इसके सिवा जाना जाना कहा। अच्छा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। अभी मैं आपके साथ रैपिड फायर करूंगी, 5-6 ज़रूर। सवाल करूंगी तो ज़रूर। आप एक लाइन में जवाब दीजिएगा, ज़रूर। ठीक है? जी। आर यू रेडी? यस आई एम। अच्छा, मौका मिले तो अगले जन्म में आप सिंगर बनना पसंद करेंगे या एक्टर? सिंगर। अच्छा, विलन के तौर पर आपको किस कलाकार ने ज़्यादा अट्रैक्ट किया? अमरीश पुरी। किस हीरो से पिटकर आपको मज़ा आया? सनी देओल से पिट के काफ़ी सनी देओल से। हाँ। गुड। इसीलिए धर्म जी मुझे मिलते हैं तो बोलते हैं कि यार मेरे बेटे से सन्नी से बहुत लड़ता है तू। हाउ स्वीट। अच्छा, इसे इतिहास के कोई ऐसे शख्स हैं या ऐसा कोई किरदार है जो आप करना पसंद करेंगे इतिहास के किरदार से? इतिहास के लिहाज से अगर कोई किरदार करना पसंद करूँगा तो वो होगा शिवाजी महाराज। अच्छा, किस सिंगर ने आपको ज़्यादा मुतासिर किया आज के ज़माने? आज के ज़माने में या पुराने? आज के ज़माने, पुराने ज़माने के तो खैर रफ़ी साहब वगैरह ये नहीं। नहीं नहीं, उनके लेजेंड्स के बारे में तो मुझे बात ही नहीं करनी। हाँ। आजकल के बच्चे जो गा रहे हैं। आजकल के बच्चों में हमारे सिंगर्स में अगर किसी ने, अरिजीत अच्छा गा रहा है, सोनू निगम है, सोनू निगम, हाँ। राहत फ़तेह अली खान, लेकिन आजकल तो अरिजीत ही है, अरिजीत छाए हुए हैं हर जगह। अगर किसी हीरोइन के साथ आपको काम करना है तो आप कौन सी हीरोइन के साथ, आपको एज अ फादर काम करना है या एज अ हीरो काम करना है, तो कौन सी हीरोइन आपको पसंद है बताइए? नहीं, मुझे एज ए हीरो तो अब क्या, हीरो कौन देगा हीरो का रोल अभी? अच्छा चलिए, एज अ फादर इफ यू वांट टू वर्क। फादर भी नहीं, बड़ा भाई। बड़ा भाई, हाँ फादर। हाँ फादर, यस फादर, कोई नहीं, अच्छा father, बड़ा भाई। अमरीश जी जैसे रोल करते थे जी। उस तरह से तो आई वुड लाइक टू वर्क विद आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। जी।
वेरी गुड। जी। मुंबई या इंदौर? मुंबई। मुंबई, गुड, थैंक यू सो मच। या Thank you, इवन बहुत आई लव शुक्रिया। मुंबई। एक शेर बोलूँगा मैं, हाँ, प्रोग्राम मुंबई खत्म। एक ऐसी जगह है सबको अपना लेता है। बहुत। ये यहाँ जो आता है वो वापस नहीं जा सकता, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। मुंबई माँ है, हाँ, एक ऐसी बिल्कुल। माँ है जिसने कभी किसी बच्चे को भूखा सोने नहीं दिया। ये माँ सच्ची में बॉम्बे जो है ना माँ है, और ये ऐसी माँ की गोद है हाँ। जो कोई बच्चा हाँ, मायूस नहीं होता, मायूस नहीं सबको कुछ ना कुछ देती ही है ये। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा शहर, इसके ऊपर बरकत है। हाजी अली बाबा, सिद्धि विनायक, चारों तरफ माउंट या। मैरी, चारों तरफ इतनी पॉजिटिव एनर्जी है इस शहर में कि इसमें एक अच्छा सा शेर सुना दीजिए। आप शेर सुनाने वाले जी थे। मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ, इससे हटके नहीं, मैं एक ज़िंदगी के बारे में एक शेर सुनाता हूँ। बाबा का भी, हमारे वालिद साहब का भी फेवरेट शेर होता था कि गुंचे गुंचे तेरी जिंदगी पे दिल हिलता है, गुंचे तेरी जिंदगी पे दिल हिलता है, सिर्फ एक तबस्सुम के लिए खिलता है। आह, तो गुंचे ने कहा इस दुनिया में बाबा ये एक तबस्सुम भी किसे मिलता है। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, डैम गुड। जी, चलिए, जोश का शेर है, जोश मलिहाबादी। अच्छा, हमारे शो की एक छोटी सी परंपरा है, आपके बाजू में किताब रखी जी, हुई है, जी। उसमें आपकी तस्वीर लगी हुई है। अच्छा। आप अपना ऑटोग्राफ दीजिए और हमारे दर्शकों के लिए एक दो छोटे से मीठे से बोल कुछ लिख दीजिए, अच्छा। मैसेज यू कैन से। तो लिखने के बाद हमारे कैमरे को दिखा दीजिए। तो तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, हो तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक।